प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। जुड़ जाइए, एकदम धमाकेदार सेशन आज होने वाला है। सारे बच्चों जुड़ जाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष में हमारा आपका आज पहली बार मिलना हो रहा है, तो मैं ऊपर वाले से, भगवान से, प्रभु से ये दुआ करूंगा कि आप सबों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोगों को जो है वो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए सद्बुद्धि दें और आप अपने आने वाले परीक्षा में बेहतर से बेहतर करें। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और बिल्कुल भी पलक मत झपकाइएगा, नहीं तो यूं निकल जाएगा ये सेशन। ठीक है, तो एकदम आइए, एकदम धमाकेदार सेशन लेकर चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ना वो प्रश्न करने जा रहे हैं ना, जो कि आपके चैप्टर्स जो है ना, मतलब 12वीं क्लास का जो चैप्टर्स है उसका जो मेजर चैप्टर है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आ, वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। इन सब के वो प्रश्न जो काफी बहरहाल लगते हैं, यार सरदर्द हो रहा है कैसे बनाएं, और आज मैं आपको वो सॉल्व करके आज मैं आपको उसका एक एक तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है। तो आप सभी तैयार हैं इस सेशन के लिए? चलिए आइए, देखिए मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आज हम लोग वही करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न प्यारे बच्चों है कि जल वैद्युत कण संचलन, यानी कि जिसको सामान्य भाषा में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का माध्यम क्या है? होता क्या है ना कि आप जो है डीएनए को, ये एक प्रक्रिया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, और साथ साथ यह प्रक्रिया जो है इसका इस्तेमाल आप करते हो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी बीते साल और बीते समय में जो है वो काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। की वायरस जो होता है, वायरस जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच टेमिन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच टेमिन, और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेविड बाल्टीमोर। इन लोगों ने ना मिलकर के जो है ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बताई थी कहानी, जिसमें क्या हुआ था कि ये फाइंड किया गया था, ये खोजा गया था कि जो वायरस होता है, वायरस के अंदर जो है वो एक एंजाइम होता है, एक रसायन होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को करता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आप पता कैसे लगाओगे कि ये डीएनए जो है वो संक्रमित है कि नहीं है? आप उसका टेस्ट करोगे। डीएनए को अगर आपको दो अलग अलग डीएनए को जोड़ना है तो पहले काटना पड़ेगा, और काटने के बाद आप जोड़ोगे, तो आप जो सबसे छोटा वाला डीएनए है उसका पहचान करोगे। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए ही, इस प्रक्रिया को करने के लिए ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का माध्यम लिया जाता है। मैं आपको माध्यम समझाता हूं, ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि ये एक डब्बे जैसी संरचना, बस मान लो डब्बे जैसी संरचना है, ठीक है, और आपको पता है कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो मुख्यतः कैसा होता है? डीएनए जो होता है वो मुख्यतः कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है? सोच के बताओ, धनायन होता है कि ऋणायन होता है? सोचो, जल्दी सोचो। डीएनए में जो है वो धनायन होता है कि ऋणायन होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए या पॉजिटिवली चार्ज होता है? जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, सर आप डेली पढ़ाया कीजिए, कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। आपका, आप सबों का प्यार है, आप सबों का स्नेह है प्यारे बच्चों, और जरूर बेहतर से बेहतर आपको सेशन देना है, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाना है, और एकदम वो कंटेंट लाना है ना कि चैलेंज से सीना ठोक के कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे कि ये कंटेंट वही है जिसको पढ़ करके बच्चे मेडिकल करते। खैर, मुझको ये बताओ,
तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, और यहां पर क्या होता है ना, यहां पर जो हम लोग प्रोब लगाते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये तो नियम है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उड़ करके भाग करके इसके तरफ आना शुरू करेगा, इसके तरफ भाग के आना शुरू करेगा। अच्छा, इस माध्यम में आपने जो है वो क्या इस्तेमाल किया है, जेल। कौन सा जो है, वो एगारोज जेल, ठीक है, एगारोज जेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा एगारोज जेल। और उसमें क्या होता है, CSCl। हिंदी में भी बेटा अगरोज जेल ही होगा, देखो ध्यान से, जेल को हिंदी में भी जेल और इंग्लिश में भी जेल कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। CSCl का मतलब होता है सीसियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं, इसके अंदर में जेल रहता है, उस जेल में इस डीएनए को छोड़ देते हैं, और ये पॉजिटिव एंड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहां पर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है डीएनए, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं। और जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा तो जो सबसे हल्का होगा, जो सबसे छोटा होगा, वो भागना शुरू करेगा तेज। जैसा कहने का मतलब यह है कि अगर दौड़ लगा दी गई, रिले है, ठीक है, या 100 मीटर का दौड़ है, तो पहले कौन पहुंचेगा, जो सबसे हल्का होगा, जो स्फूर्त होगा, जिसके अंदर फुर्ती ज्यादा होगी, तो जो सबसे छोटा डीएनए है वो पहले पहुंच जाएगा इसके पास। तो कहने का मतलब यह है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग डीएनए को अलग करते हैं, डीएनए को आप सेपरेट करते हैं, डीएनए को जो है वो अलग करते हैं, और ताकि आप उसको पढ़ाई कर सके, ताकि आप उसके साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ सके, आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ सके, या आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सके। वही लिखा हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टाइप ऑफ टेक्निक, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें डीएनए इज सेपरेटेड, डीएनए को अलग कर रहा है इन द जेल ड्यू टू फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं है। देयर इज सेपरेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट, छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे जो खंड हैं, उन छोटे छोटे खंडों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्यों करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है आपको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़नी है। समझ में आया, जल्दी से बता दो, ऐसे हाथ उठा करके जल्दी से बता दो, समझ में आया नहीं आया, ऐसे 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 हाथ नहीं उठाना है, हाथ उठाना है क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे करो। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, समझ में आया है, एकदम थंब दिखाओ, थंब एवरीवन। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जिसको कंफ्यूजन है, आपको हेल्पलाइन नंबर, जैसे कुछ बच्चे इसमें आप ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हिंदी बैच ले लिए हैं, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बैच ले लिए हिंदी पढ़ना, आपको हेल्पलाइन नंबर मिला होगा प्यारे बच्चों, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप जरूर जाइए, और आपको आपका निवारण होगा, 100% निवारण होगा। और कोई परेशानी, चलो ये समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। आ जाओ अगला सेशन। तो ये याद रखना, ये जो दो गो नाम बताया है ना, एच टेमिन और डी बाल्टीमोर, इसी ने जो है वो थ्योरी दी थी किस चीज की, टेमिनिज्म की। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को टेमिनिज्म जानना है, ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ। टेमिनिज्म, और टेमिनिज्म मैं बता दूं आपको पढ़ना है, ऐसे हाथ उठाओ। टेमिनिज्म किसको किसको जानना है, हाथ उठाओ जल्दी से, ऐसे टेमिनिज्म किसको किसको जानना है। टेमिनिज्म किसको किसको जानना है, हाथ उठाइए, ऐसे हाथ उठा के दिखाइए। टेमिनिज्म किसको किसको जानना है, ओके। चलो देखो, टेमिनिज्म समझाता हूं, सुनो ध्यान से। मान के चलो कि ये रहा डीएनए, ध्यान से देखना, इस डीएनए का क्या हो गया, डीएनए से बन गया क्या, आरएनए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। और डीएनए से फिर वापस डीएनए बनता है तो इसको प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन, प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, जिसको फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, जिसको फ्रांसिस क्रिक ने बताया था सेंट्रल डॉगमा थ्योरी। अब लोगों ने ये कहा कि बेटा आप तो बता दिए सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, लेकिन ये क्या एप्लीकेबल है। देखो एक चीज समझा दे रहा हूं, जो मैंने अभी आपको समझाया था तुरंत,
कि ये रहा डीएनए, डीएनए खुद से डीएनए को बनाएगा तो प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से जो है वो क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से पुनः क्या बनेगा, डीएनए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां से यहां क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनता है फिर, प्रोटीन, जो कि ट्रांसलेशन जो है वो कहलाता ही कहलाता है। तो ये माध्यम में जो है ना वो साइंटिस्ट था यही टेमिन, एच टेमिन, इसने जो है ना वो वायरस के अंदर जो है वो एक एंजाइम ढूंढा था जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये पता लगाया कि यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब वापस आरएनए से डीएनए बनाता है। तो आरएनए क्या करता है, एक टेम्पलेट देता है डीएनए को बनाने के लिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या रिवर्स, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा या टेमिनिज्म। ये थ्योरी क्या कहलाएगा, टेमिनिज्म। समझ में आया, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया, हाँ या ना बताओ जल्दी से, फास्ट। सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना कि बाह्य तथा आंतरिक निषेचन, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो, और उम्मीद करते हैं आपने पुराना सेशन, जो मेरा वाला सेशन पुराना है वो आपने जरूर देखा होगा। पुराने सेशन में प्यारे बच्चों पहला जो सेशन अपना लाए थे हम लोग, उसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था निषेचन की जो प्रक्रिया थी, जो कि पहले चैप्टर का था, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी थे। उसमें मैंने बताया था कि निषेचन जो होता है, निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक बाह्य निषेचन होती है, एक आंतरिक निषेचन होती है। ठीक है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। ठीक, अब बाह्य निषेचन का जो है वो ये होता है कि शरीर से बाहर निषेचन होगा, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन जो है वो क्या होती है, आंतरिक निषेचन यानी कि शरीर के अंदर वाला निषेचन, जिसको आप जो है वो आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं समझाता हूं, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, विच मीन्स कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जनन कोशिकाओं का जो संलग्नता है वो शरीर के बाहर हो, तो वो बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और जब जनन कोशिकाओं की संलग्नता शरीर के अंदर हो तो इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी के एस्पेक्ट में मैंने आपको एक चीज समझाया था, वो जान लीजिए सॉरी, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले प्राणी जो हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवोविपेरस। मैंने ये बताया था, आपने सेशन अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओवोविपेरस क्या होता है। जिसको जिसको याद है ओवोविपेरस हाथ उठा के बताना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको अपन कहते हैं ओविपेरस, और एक को अपन कहते हैं क्या, वीवीपेरस। अब आप पूछोगे सर कि ओविपेरस और वीवीपेरस क्या होता है, तो ओविपेरस और वीवीपेरस का मतलब मैं समझाता हूं। इन दोनों में निषेचन तो शरीर के अंदर होगा, इन दोनों में निषेचन तो शरीर के अंदर होगा, लेकिन होना क्या है कि ओविपेरस वाले में निषेचन शरीर के अंदर, और उन युग्मकनज यानी जाइगोट, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर होगा। जो अंडे देने वाले प्राणी है जिनको हम लोग अंड प्रजक कहते हैं, अंड प्रजक, और एग लेइंग स्पीशीज, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षियां हैं, शरीर के अंदर निषेचन हो जाता है और उनका जो जनन, उनका जो विकसित होने की प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर होती है। तो ये भी क्या है, निषेचन, लेकिन अंदर हुआ है। वीवीपेरस क्या होगा कि निषेचन भी शरीर के अंदर, और युग्मकनज यानी कि भ्रूण का जो विकास है वो भी जो है वो शरीर के अंदर ही होगा। ठीक है, ये कहानी है। तो क्या कहलाएगा, वीवीपेरस। ठीक है, क्या कहलाएगा, वीवीपेरस। इसका उदाहरण है मनुष्य। और ओवोविपेरस में क्या होगा कि निषेचन तथा विकास दोनों जो है वो क्या होगा, शरीर के बाहर। तो इसमें जो है वो उदाहरण क्या हो जाएंगे, मछलियां हो जाएंगे, मछलियां यानी कि फिशेस, फ्रॉग, मेंढक। तो मैंने आपको समझा दिया, तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दोनों आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में आया एवरीवन? सबको क्लियर है? सो व्हाट आई वाज टेलिंग, मतलब मैं आपको ये समझा रहा था कि दो तरह, जिनको जिनको थोड़ा सा इंग्लिश का टच चाहिए तो ले लो इंग्लिश का टच बेटा, कि fertilization is of two types, external and internal. External fertilization, in which the fertilization, which means fusion of male and female gamete as well as development of zygote, is outside the body. Likewise, the fish, the frog used to lay million of eggs and the gamete outside the body. In the water, they get fused and they get development outside the body. So that is external fertilization, and the vice versa will be internal fertilization, यानी कि उसका विपरीत, कि शरीर के अंदर ही निषेचन होगा। शरीर के अंदर अगर विकास हो रहा है निषेचन के साथ तो विविपेरस, शरीर के अंदर निषेचन हुआ लेकिन विकास नहीं तो ओविपेरस यानी अंडप्रजक। चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न, अनिषेचक जनन से क्या समझते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो बड़ा सिंपल सा है कि जब ऐसी प्रक्रिया जिसमें नया प्राणी, हमेशा याद रखिएगा पार्थेनोजेनेसिस दो टर्म से बना है, जिसमें यह कहता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस का टर्म होता है क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर निषेचन के, बगैर निषेचन की यह प्रक्रिया होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि जो मादा जनन कोशिका होती है, फीमेल गैमेट होता है, तो जब फीमेल गैमेट जो है वो डायरेक्टली जो है वो फॉर्म कर देगा नया इंडिविजुअल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है कि नर युग्मक विच मींस मेल गैमेट और मादा युग्मक विच मींस फीमेल गैमेट, दोनों का संलग्न होगा, दोनों फ्यूज करेंगे, तब जाकर के ये निषेचन की प्रक्रिया होगी। अगर मान के चलो कि ये दोनों नहीं हो रहा है तो क्या यह निषेचन है? नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर क्या होना है कि ये जो है वो एक नया प्राणी का निर्माण कर रहा है, तो ये कैसा है? अनिषेचक जनन। देखिए आप में से कुछ बच्चा ऐसा बोल रहा है चैप्टर, आप टेंशन ना लो, ये वो प्रश्न बता रहे हैं ना जिसमें चैप्टर सारे कवर हो रहे हैं। जिनको जिनको ये परेशानी हो रही है, आप चैप्टर्स का टेंशन नहीं लो, हर चैप्टर का कंटेंट वाइज आपको बताया जा रहा है। और वो प्रश्न, संभावित प्रश्न का मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 90 से 95% क्वेश्चन आने हैं। आ रही बात समझ? 90 से 95% क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहिए। बेटा समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा बताएंगे, क्या दिक्कत है? ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, वापस रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है अनिषेचक जनन। अनिषेचक जनन का मतलब यह है कि जब भी कभी युग्मक, दो युग्मक यानी कि दो गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है। तो अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद, ठीक है, दोनों का निषेचन होना है, तो ये क्या कहलाएगा? निषेचन की प्रक्रिया, या संलग्नता होगी तो क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया। अगर दोनों का जो है वो संलग्नता नहीं होगा, दोनों जो है वो मिलेगा नहीं, तो क्या ये निषेचन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? अनिषेचक जनन, यानी जहां पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, तो यही पार्थेनोजेनेसिस। उदाहरण के तौर पर आपके पास मधुमक्खी है, एग्जांपल हनी बी, लिजर्ड, छिपकली। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, और बड़ा महत्वपूर्ण, ये जितना क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब क्वेश्चन वो है जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अब क्या है? खाद्य श्रृंखला, मतलब कि ये कह रहा फूड चेन, फूड चेन और खाद्य जाल, आहार जाल भी इसको कहते हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं फूड वेब, जो कि लिखा है आपके स्क्रीन में। मैं आपको एक चीज समझा दूं, खाद्य श्रृंखला ये कहता है ना, मैं उदाहरण समझाता हूं, उदाहरण समझो। जैसे हुआ ये है कि मान के चलो कि यहां पर क्या है? पौधा है, प्लांट है। अब इतना हिंदी तो आप समझ ही पा रहे होंगे। इसके ऊपर जो है वो मान के चलो कि टिड्डा है, विच इज कॉल्ड एज ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। इसके ऊपर जो है वो कौन निर्भर है? तो छिपकली, छिपकली यानी कि क्या हो गया? ये लिजर्ड। और इसको कौन खा रही है? सांप, यानी कि स्नेक। और इसको फिर कौन खा जा रहा है? तो इसको खा जा रहा है कौन? गिद्ध या ईगल।
या जिसको आप गिद्ध को वल्चर कहते हैं, तो गिद्ध खा जा रहा है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो है वो कौन है, ये है उत्पादनकर्ता, ये है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, ये है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। बाकी ये सारे के सारे क्या है ना, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के यानी कि कंज्यूमर। अब जब उत्पादक से यानी प्रोड्यूसर से अलग अलग श्रेणियों के उपभोक्ता में यानी कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से यानी मैनर्ड वे में। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए कि जब उत्पादककर्ता से या उत्पादक से ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च श्रेणियों के उपभोक्ता तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है तो इसको आहार श्रृंखला कहेंगे, which means that transfer of energy in the form of food or nutrient from producers to high level of consumers in a mannered way, then it is called as food chain यानी आहार श्रृंखला। और जब यही आहार श्रृंखला, अभी तो एक है ना, जब एक से ज्यादा आहार श्रृंखला एक ही श्रृंखला में जुड़ जाएगा, ये एक श्रृंखला है, इसमें एक और श्रृंखला जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, तो जब भी कभी एक से ज्यादा आहार श्रृंखला एक में जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जाल जैसा संरचना बन जाएगा ना, फूड वेब जैसा संरचना बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि व्हेन मोर देन वन फूड चेन इंटरकनेक्टेड इन अ सेम सिस्टम इट फॉर्म्स फूड वेब, यानी कि एक श्रृंखला में ही जब एक से ज्यादा आहार श्रृंखला जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, आहार जाल यानी फूड वेब। देखिए ये सिंपल संरचना है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, फूड चेन एंड फूड वेब, वही कहानी है। आगे आ जाइए। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, जलीय पौधे, ये आपका जो है ना वो इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र के जो है वो क्वेश्चन है इकोसिस्टम का, और बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सक्सेशन होता है ना, सक्सेशन की कौन कहां पर जो है वो विकास कर रहा है, कौन जो है वो अपनी जो है वो जगह ले रहा है, तो उसका ये प्रश्न है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से सेशन को देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा रहे हैं, एक बार ध्यान से आपको देखिए तो आपको पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इलैबोरेट कर रहे हैं। चलिए, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स विच मींस द प्लांट विच ग्रोज इन वाटर बॉडी, या जलीय पौधे जो जल पे ग्रो होते हैं, जल में ही विकसित होते हैं। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जलीय पौधों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, किसी भी प्रकार का पौधा या वनस्पति जो जल में रहता है, उगता है, वो जलीय पौधा कहलाता है। अब ये हो सकता है कि समुद्री जल में हो या हो सकता है कि महासागर में हो, विच मीन्स कि दे कैन बी इन द फ्रेश वाटर। ताजा पानी का मतलब होता है ना फ्रेश वाटर, यानी जो कि खारा नहीं है। खारा का मतलब होता है जिसमें नमक हो, लवणीय, और एक होता है जो इसमें लवण नहीं है, यानी कि नदियों का जल, झील का जल, तालाब का, आहर का, पोखर का जो जल होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो इसमें भी जो है वो पौधे उगते हैं, और जो समुद्र है, महासागर, उसमें भी पौधे उगते हैं। तो वैसे पौधे जो कि जल पे निर्भर हैं अपने विकास के लिए, वहां पर ग्रो करने के लिए, उसी पे संरचनाओं पे ग्रो होंगे, उसी संरचना में वो विकसित होंगे। जब जब कोई भी पौधा, ध्यान सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जब जब कोई भी पौधा जल की रिक्वायरमेंट रखता हो या जल में ही विकसित होगा तो उसको हम लोग हाइड्रोफाइटिक या जलीय पौधे कहेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रीला। ठीक है, उसके बाद जो है वो वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का आतंक, इसी को वाटर हाइसिंथ को ही हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, याद रखना, यहीं पर डिस्कवर किया गया था टेरर ऑफ बंगाल। पानी से क्या करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, O2 ड्रेन कर लेता है। ठीक है, तो साफ पानी में, झीलों में भी पाया जा सकता है। तो ये कहानी है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए।
तो ये क्लियर हो गया कि ये जलीय पौधे जो हैं इसका पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हाइड्रीला हो गया, या फिर बंगाल का आतंक जिसको आप जो है वो वाटर हाइसिंथ कहते हैं, या इकॉर्निया हो गया, इकॉर्निया, ये सारे प्रकार के पौधे जो हैं ये क्या है, वैसे पौधे हैं, द टाइप्स ऑफ प्लांट जो कि जल में ही उगेंगे, जल में ही विकास करेंगे और जल में ही रहेंगे। ठीक है, उनको चाहिए उसी प्रकार की कंडीशन। आगे आ जाइए। अगला ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राकृतिक चयन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जिसको आप डार्विनिज्म या डार्विनवाद, देखो अभी के आधुनिक युग में एक बड़ा महत्वपूर्ण संरचना है, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो ये है कि अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको हर प्रकार के अनुकूल तथा प्रतिकूल, विच मीन्स फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल, if you want to survive, if you want to live, if you want to sustain, you will have to tolerate फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं, तो आपको हर प्रकार के वातावरणीय परिस्थितियां, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे वो अनुकूल हो, उसको झेलना पड़ेगा, जीवित रहना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, विभिन्नताएं अपने अंदर लानी पड़ेंगी और साथ साथ प्रजनन भी करना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, विच मीन्स कि बेटर और बेस्ट कहलाएंगे। और बेटर और बेस्ट कहलाने के कंडीशन के हालात में क्या होंगे कि दैट यू विल बी सेलेक्टेड बाय नेचर, यानी प्रकृति आपको चयन करेगी, चयनित करेगी अपने बेहतरीन रूप में, आपके बेहतरीन प्रभावों के रूप में। जीवित कौन रहेगा? कोविड में कौन लोग मर गए? जिनकी रोग प्रतिरोधी तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं थी। कोविड के टाइम पर मोस्टली ज्यादातर वो लोग मरे जो कि पहले से बीमारी ग्रस्त थे। ये बात जान लीजिए, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक है कि कोविड के टाइम पर वो लोग ज्यादा मरे जो कि पहले से थोड़े बहुत संक्रमित थे, जिनका किडनी, जिनका वृक्क, जिनका अग्न्याशय, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पैनक्रियाज, या फिर कोई भी शारीरिक संरचनाओं में कहीं ना कहीं आपत्ति थी, वैसे लोग ही क्षतिग्रस्त हुए और वैसे लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली अगर आप वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहना चाहते हैं तो अनुकूल आप झेलोगे, अनुकूल आप चाहोगे तो प्रतिकूल कौन चाहेगा? तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही वातावरणीय परिस्थितियों में, फेवरेबल और अनफेवरेबल, आपको अच्छा लगे या ना लगे, तो आपको अगर इन प्रकार के वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहना आ जाएगा, आप झेल लोगे, तो आप विकसित होंगे, प्रजनन करेंगे और आप प्रकृति द्वारा चयनित प्राणी हैं। आप प्रकृति द्वारा चयनित हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डार्विनवाद। देखो यही लिखा है कि नहीं लिखा है? इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के संघर्ष के लिए जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं और जो योग्यतम होते हैं, दो स्पीशीज ऑफ क्रिएचर सर्वाइव विच आर द फिटेस्ट। का मतलब क्या हो गया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो बेहतरीन है वो जीवित है, जो बेहतरीन है वो जीवित है। ठीक है, दोज हु आर लिविंग, इट मीन्स दैट दे आर बेटर एंड दे आर बेटर एंड दे आर बेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग। जीवित वही है जो कि फिटेस्ट है, सबसे बेहतर है। ठीक है, तो यही कहानी मैंने आपको समझा दी। चलिए आगे आ जाइए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। अच्छा अच्छा, मुझको एक बात बताओ, यहां पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी पढ़ना है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी जानना है? हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ। जल्दी से हाथ उठाओ। हाथ उठा कैसे बताओ?
एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी पर नहीं है, बस हाथ उठाओ, हाथ दिखना चाहिए मुझको, रेज योर हैंड। चलिए समझाता हूं मैं, सुनो। देखो ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोम का जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है। ध्यान सुनो। जैसे मान के चलो कि युग्मकनज है और युग्मक है, तो युग्मक क्या है, गैमेट है, और युग्मकनज क्या है, जाइगोट है। ठीक। तो कायदे से क्या होता है कि एक प्राणी, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। द्विगुणित होते हैं हम लोग क्या होते हैं, द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, 2n। लेकिन जब गैमेट बनता है तो क्या बनता है, n और n, यानी अगुणित बनता है, हैप्लॉयड बनता है। अब होगा क्या कि अगर तो इसमें एन्यूप्लॉइडी हो गई, यानी कि अगर किसी भी प्रकार से इसके अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, तो कायदे से क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहता क्या है वो जान लो। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में ये होगा ना कि इससे जो भी गैमेट बना, इससे जो भी युग्मक बना, वो या तो n+1 हो गया या तो n-1 हो गया। मतलब कि समझ लो, n+1 का मतलब क्या कि अगर क्रोमोसोम जो है वो कितने होने थे, 23 होने थे, यानी कि 22 क्या हो गया, ऑटोसोम, एक प्रकार का जो सहायक गुणसूत्र जिसको कहते हो, सहायक गुणसूत्र कितने, 22, और एक गुणसूत्र वो जो कि लिंग को निर्धारित करेगा, तो 22+x हो गया, 22+x हो गया, या 22+y, यहां पर क्या हो गया, 22+x। तो कहने का मतलब यह है, कहानी समझो अब ध्यान से, ध्यान सुनना, कि हुआ यह है कि अब यहां n+1 हो गया है और n-1, तो कायदे से अगर n और n होता, ध्यान सुनो, 2n का मतलब क्या, 46, फिर से समझा रहा हूं, 2n का मतलब क्या हो गया, 46, मतलब कि 44+xy पुरुषों के लिए और 44+xx महिलाओं के लिए। ठीक है, ये कहानी तो क्लियर है। ठीक। अब अगर इसमें एन्यूप्लॉइडी हुई, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ, अगर क्रोमोसोम का उत्परिवर्तन हुआ, तो क्रोमोसोम के उत्परिवर्तन की अवस्था क्या मैंने बताई आपको, कि ये n और n न होकर के, n और n का मतलब क्या हुआ, 23, यानी कि 22+x और 22+y, यही कहानी होना है अगर नर गुणसूत्र की बात की जाए, और मादा में 22+x और 22+x होगा, तो 22+x और 22+y, यानी कि 23 और 23 होना चाहिए कायदे से, लेकिन ये 23 और 23 कायदे से ना होकर के 24 और 22 हो गया, यानी n+1। तो n+1 क्या हो गया, 23+1, और n-1 क्या होगा, 23-1, तो 23-1 क्या हुआ, 22, और 23 जोड़ 1 क्या हो गया, 24। मतलब ये कि 22 जो सहायक गुणसूत्र थे वो तो है ही है, ठीक है। अब यहां पर जो है वो 22+x आना था तो 23 होता, लेकिन ये 22 प्लस क्या हो गया, x हो गया, यानी कि ये 23 से क्या हो गया, 24 हो गया, और ये n-1 है, n-1 है, यानी कि इसको जो है वो क्या होना था, 22+y होना था, ये 22 ही रह गया। तो अब अगर इस प्रकार का जो गैमेट है, इस प्रकार का जो जनन कोशिका है, ये सामान्य जनन कोशिकाओं से जब निषेचित होगा, तो क्या होगा, क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। सामान्य अवस्था में एक जनन कोशिका के अंदर 23 गुणसूत्र चाहिए। अगर नर है तो 22+x 22+y, मादा है तो 22+x 22+x। अब अगर इसमें जो है वो क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ, तो ये 23 ना होकर के या तो 24 हो गया यानी n+1, या तो 22 हो गया यानी n-1। तो ये क्या हो गया, असामान्य जनन कोशिका। तो जब असामान्य जनन कोशिका सामान्य जनन कोशिका से, असामान्य मतलब डिसऑर्डर, एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल गैमेट या असामान्य जनन कोशिका जब नॉर्मल गैमेट यानी कि सामान्य जनन कोशिका से निषेचित होगी, तब जाकर के क्या होगा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना बताओ जल्दी से, फास्ट, ऐसे। जल्दी बताओ, समझ में आया।
सबको, एवरीवन। बहुत अच्छे, चलिए बधाई हो, आगे आ जाइए। तो इसी का उदाहरण क्या है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपको पता होगा, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई ऐसे बढ़ जा रहा है, या 45 प्लस ओ हो जा रहा है, तो यही कहानी है, ठीक है। चलिए अगला जाइए, वर्ण योग्य चिन्हक यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। देखो सेलेक्टेबल मार्कर की बड़ी सिंपल सी कहानी है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वही अपना पीसीआर वाला, बायोटेक्नोलॉजी में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की कहानी ये होती है कि आपको पता है कि वहां पर पहले क्रोमोसोम के अंदर जो, सॉरी सबसे पहले जो है आप ये जान लो कि डीएनए जो होता है, तो डीएनए को क्या होता है, तोड़ा जाता है, डीनेचर किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि जहां जहां उसको जो है मैग्नीफाई करना होता है, उस मैग्निफिकेशन को जो है वो कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, और फिर उसको सील कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वही है आरडीएनए, जब एक बाहवा जीन को या बाहवा डीएनए को पहले से उपस्थित डीएनए के साथ जो है जोड़ते हैं वेक्टर के माध्यम से, तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। आरडीएनए ये बस रिमिक्स म्यूजिक जैसा है कि पुराने वाले जो लिरिक्स थे उसको आप नए वाले धुन पे जो है बिठा दो और फिर गाओ, ठीक है। वो है ना, वो एक बड़ा अच्छा सा गाना है, आ, अरे बड़ा अच्छा गाना यार, मैं मिस कर रहा हूं। आप दो चार गाने का नाम जल्दी से बताओ, तो जल्दी से जल्दी बताओ। अरे एक बड़ा अच्छा सा गाना है नुसरत फतेह अली खान का, ठीक है, जो कि फिर बाद में जो है वो फिर उसको जो है वो बेहतर जो है वो करके जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया गया, और रीमिक्स म्यूजिक था, और रीमिक्स म्यूजिक में बड़ा वो चला, तो रीमिक्स म्यूजिक में बड़ा वो चला, ठीक है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, ठीक है। सोचता हूं कि कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो ये नुसरत फतेह अली खान जो है उन्होंने गाया था बहुत साल पहले, और फिर बाद में जो है लोगों ने अलग अलग अपना वर्जन गाना शुरू कर दिया। तो यही कहानी है, ठीक है। चलिए, तो कहने का कहने का मतलब बीच में होना चाहिए, ये थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपना अपना जो है वो आपका भी थोड़ा सा जो है वो आप नींद से वापस आ जाओगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कहानी यही है कि पुराना वाला जो जीन है उसमें आप नया वाला जीन ऐड कर रहे हो वेक्टर के माध्यम से, तो पुराना वाला जो लिरिक्स है उस लिरिक्स में आप नया वाला धुन लगा रहे हो, और उसको जो है वो आप एक अलग जो है वो अंदाज दे रहे हो। यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कहानी है। तो वही बात है। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है फिर, तो सेलेक्टेबल मार्कर ये कहता है कि अगर प्लेट, अगर माध्यम, जो भी आपको मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था उसी का है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, याद रखिएगा सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ध्यान सुनिएगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट है और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, फिर से बता दे रहा हूं कि वैसे जो रूपांतरित हैं और वैसे जो रूपांतरित नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उसकी आवश्यकता है आपको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की तो आवश्यकता है नहीं आपको। यह बात याद रखिएगा कि वैसा कोशिका जो ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित हो सकता है, उसी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आप उपयोग करते हो, ठीक है। तो कायदे से मतलब ही यही है कि ये सेलेक्टेबल मार्कर यानी वर्ण योग्य चिन्हक क्या करते हैं। किताब में हम लोग मार्कर क्यों रखते हैं, किताब में हम लोग जो है पेज मार्कर जो है या पेज स्टेपर क्यों लगाते हैं, ताकि पता रहे कि कल यहां पे पढ़े तो वहीं पहुंच जाए। तो सेलेक्टेबल मार्कर भी क्या करता है कि जो रूपांतरित कर सकता है और जो रूपांतरित नहीं कर सकता है, या जो रूपांतरित हो सकता है जो रूपांतरित नहीं हो सकता है, उस कोशिका के बीच में एक मार्क लगाएगा, अंतर करेगा, उसको अलग करेगा, और इसी मेथड से, इसी प्रक्रिया से आपको वेक्टर मिलेगा, ताकि जीन जो है वो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वही कहानी है कि वाइल अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डाई, लिखा हुआ है मैंने पहले कह दिया कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स यानी रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से अलग करते हैं, ताकि वो फिर क्या हो सके, आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रक्रिया में उसको लेकर जा सके। चलिए अगले प्रश्न पे आइए कि परजीवी जंतु यानी कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एथिकल इश्यूज में भी काफी आता है, ठीक है, कि जो ट्रांसजेनिक स्पीशीज होता है तो उसकी कहानी ये है कि कुप्रभाव, हैजर्ड्स, बेसिक हैजर्ड्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल,
तो सबसे पहला क्या होता है ना कि विभिन्न जीवों में प्रवेश कराए गए जीनों द्वारा पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के अलावा प्रोटीन तथा एंजाइम भी मिलता है, विच मींस कि आपको पॉलीपेप्टाइड वाला प्रोटीन भी मिलेगा आपको और एंजाइम भी मिलेगा जब आप ये काम कर रहे हो। अब होगा क्या कि ये जो प्रोटीन होगा, ये जैसे ही, अब ध्यान सुनो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। मान के चलो कि आप अपने घर में रह रहे हो, आपको अपने माँ बाप से प्यार मिल रहा है, ध्यान सुनना। अब अचानक से क्या हुआ कि किसी एक दिन जो है वो पापा आकर के बोले कि बेटा ये जो है वो तुम्हारा भाई है, चचेरा भाई है या जो भी है, अब इसको जो है वो तुम्हारे साथ ही रहना, ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, इसको तुम ध्यान रखना। अब कुछ दिन बाद आप देख रहे हो कि भाई हुआ क्या कि अब उसको जो है वो आपसे ज्यादा तरजीह मिल रही है, तो आपके अंदर जो है ना कहीं वो जो है ना एक ज्वलन की भावना जो है वो आने लगेगी। बुरा लगेगा यार कि जो चीजें जिसपे हमारा हक है, ये हक इसको काहे मिल रहा है भाई। तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच में राइवलरी शुरू होगी, प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। यही है प्रोटीन। मतलब क्या कि जब कोई आप परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हो तो ये एक प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन जो है जैसे ही आपके शरीर में जाएगा तो आपका खुद का अंदर का जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है वो उस प्रोटीन को क्या करेगा, अवरोध करेगा। वो अंदर आने में एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंदर आने के बाद भी क्या करेगा, उसको अवरोधित करेगा, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट और जिसको कहते हैं ना हम लोग एलर्जी प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया मिलेगा आपके रोग प्रतिरोधी तंत्र से, विच मींस दैट योर इम्यूनिटी सिस्टम will not allow that protein to incorporate in your body or cope up in your body. It can cause allergic reactions to your body. ये आपको allergic reactions cause करने के लिए बाध्य कर देगा। चलिए अगला क्या है इसी में, कि दूसरा जो है वो ये है कि जो ह्यूमन ऑर्गन्स होंगे, मानव अंग होंगे, तो जैसे ही कोई अंग आप उगाना चाहते हो उस प्रक्रिया के तौर पर, ट्रांसजेनिक एनिमल से कोई अंग आप उगाना चाहते हो, आजकल मेथड हो गया है, जीव विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि आपको जीवित रखने के लिए जो है वो किसी दूसरे प्राणी का, किसी दूसरे जंतु का भी जीन या उसका अंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी एनाकोंडा, एनाकोंडा जो सीरीज बनी है, एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा वो प्राणी है जो अमेजन में पाया जाता है, वो एक सांप है, वो अजगर जैसा प्राणी है जो कि 40 फुट 60 फुट लंबा तक, कहते हैं लोग, एक मिथ्या है लेकिन 20-30 फुट तक तो वो ऐसे भी उगता है। वो ब्लड ऑर्किड, एक फ्लावर होता है, ऑर्किड का फूल होता है, उसको खाता है, और जिसके बाद होता है कि उसका जो जीन है उसके अंदर जो संरचनाएं हैं वो उसको लंबा और लंबा होने में मदद करती है। यही कहानी थी। तो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इस पे मूवी बनाई कि हाँ भाई इस पे जो है वो क्या होना है कि वो ब्लड ऑर्किड का जो फूल है वो मिल जाएगा, तो आप अपना जो है बहुत सारा जो बीमारी है, कैंसर है और भी जो विकार है शरीर के, उसको दूर कर सकते हैं। तो बहुत बार ये है, और बहुत बार क्या है कि दूसरे जंतुओं के अंगों को आप जो है वो अपने शरीर में जो है वो प्रत्यापित या प्रत्रोपित कर सकते हैं, लेकिन ये एथिकल नहीं है, ये मोरल नहीं है, ये सामान्य नहीं है, बड़ा असामान्य है। आप जानिए कि आप किसी को मृत्यु देकर के आप उसके जो है वो शरीर के अंगों को अपने शरीर में ले रहा है, और इसका एलर्जी भी है, यह बात याद रखना कि इसकी वजह से क्या होगी, एलर्जीज भी होंगी। एलर्जीज आपको इसकी वजह से क्या होगी, एलर्जीज भी होगी, ये सामान्य बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानव क्लोनिंग, ठीक है। अब क्या है ना कि आप ट्रांसजेनिक प्राणी बना करके क्लोन तो बना सकते हो, यानी कि आप नए प्राणी बना सकते हो, नए वंशजों को या नए प्रकार के संरचनाएं बना सकते हो, लेकिन वो क्या है ना, मौलिक नहीं है, मोरल नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि उसका आपके पारिस्थितिक तंत्र पे, आपके इकोसिस्टम पे जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा ना, सामान्य प्राणियों से प्रतिस्पर्धा करेगा, और हो सकता है कि उसका अगर जीन अगर उत्परिवर्तित हो जाए, म्यूटेट कर जाए, तो आपके जीवित रहने की संभावनाएं भी घटती चली जाएंगी। तो ये सब हैजर्ड है किस चीज का, वैसे प्राणियों का जो कि ट्रांसजेनिक है, जो कि आप परजीवी, नाम ही है परजीवी, आपकी संरचनाओं को नष्ट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आइए। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डीएनए पॉलीमरेज की कहानी। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन करना, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की
मैंने एक डीएनए है, ऐसा ही डीएनए और बनाना है, तो डीएनए की प्रतिकृति करनी। अब दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट, एक होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में ये तीन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब मैं आपको इसमें कुछ कुछ सारी चीजें बताने वाला हूं जो डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग जो है वो कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी या कॉर्नबर्ग पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। ये कॉर्नबर्ग एंजाइम जो होता है, इसका काम क्या होता है, डीएनए के प्रूफ रीडिंग और रिपेयर, डीएनए के प्रूफ रीडिंग और रिपेयर। मतलब एक बार जब डीएनए बन जाता है तो उस डीएनए के अंदर जो बेस पेयर या नाइट्रोजीनस क्षार लगे हैं, उन नाइट्रोजीनी क्षार का जो है काउंटिंग करता है कि यहां पर एडेनिन होना था, मतलब यहां पे प्यूरिन होना था, यहां पायरिमिडीन होना था, यहां पर क्या होना था। ये प्रूफ रीडिंग और रिपेयर है। अगर कहीं से सील नहीं हुआ है तो उसको सील करेगा। एक दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये क्या करता है, प्रतिकृति को आगे करता है, प्रतिकृति को आगे बढ़ाता है, और इसमें इसकी सहायता डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है। तो ये किसके लिए है पता है, ये तीनों है प्रोकैरियोट्स के लिए, ये प्रोकैरियोट कोशिका के लिए है, याद रखिएगा। लेकिन जो यूकैरियोट होता है उसमें 5 एंजाइम होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में 5 एंजाइम होता है, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा और एक और होगा डेल्टा, ठीक है। 5 एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोट में होता है, तो ये सामान्य है। बेसिकली इसमें यही हेल्प करता है कि डीएनए से ही डीएनए को बनाने में सहायता करता है। तो ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड्स में, तो आएगा। आपके जो है वो एक लेवल मैंने और एक्सटेंड कर दिया है ताकि अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें समझ आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये 8 केंद्र की 7 कोशिकीय भ्रूण कोश जो है, यानी जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, उसकी संरचना है और बड़ा सिंपल सा है। देखो ध्यान से, होना क्या है ना, याद रखना। वो मैं संरचना आपको वहां से दिखा रहा हूं जहां से एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर मदर सेल से, और उसके ऊपर न्यूसेलस। ये कहानी आपको याद होगी कि इसके अंदर जो है वो एक एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल, और ये चारों तरफ क्या है, न्यूसेलस है। विभाजन होगा, विभाजन होके क्या बनेगा, पहले डायड बनेगा फिर टेट्रायड बनेगा, मतलब द्वितीयक और फिर चतुष्टक, ठीक है। 4 बन जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि चतुष्टक। और इन चतुष्टक में क्या होगा कि ये 3 जो है वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल, मतलब कि जो क्रियान्वयन नहीं कर सकता है, जो कार्यरत नहीं है, ठीक है, जिसका काम नहीं है। और एक जो है फिर आगे की ओर विभाजन करना शुरू करेगा। मैं उसी को बता रहा हूं कि आगे अब ये वाला विभाजन करेगा कैसे, ये आपको जानना है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, एकदम समझिएगा। एग्जाम में आता ही आता है, और ये डायग्राम बनाने को आया है, बहुत बार डायग्राम ये वाला बनाने को आया है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि वो जो एक कोशिका है ये विभाजित होकर के ना 8 बनाएगी, वो कोशिका विभाजित होकर के क्या बनाएगी, 8 बनाएगी, ठीक है। अब ये जो 3 कोशिकाएं हैं, 1 2 3, इनको कहते हैं हम लोग क्या, एंटीपोडल। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल कोशिकाएं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, वो जो एक कोशिका जो विभाजित हुआ था, जो कि कार्यान्वयन कर रहा था, वही एक कोशिका जो है वो विभाजित होता है और माइटोसिस करता है, यानी कि समसूत्री विभाजन करता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कभी बार पूछ देगा, 3 जनरेशन है, 3 बार वो विभाजित हुआ है। और उसके बाद 8 बन गया, तो 8 में क्या होगा ना कि पहले 4 4 दोनों अंक पे चला जाता है। 4 4 कहां पे आता है, तो ये वाला पता है आपको कि ये चैलेजा है, इसको चैलाजा कहते हैं। और ये वाला क्या है, सिनर्जिड है। बोलो सिनर्जिड है क्या है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं बालकों, ये है माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल, ठीक है। इसको माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल पे जो कोशिका होता है वहां पे भी 4 होता है और यहां पे भी 4 होता है, लेकिन बाद में ये हिस्सा केंद्र का खाली होता है, तो एक कोशिका यहां से और एक कोशिका यहां से आता है। इसीलिए इसको हम लोग ना पोलर
या केंद्रीय केंद्रक भी कहते हैं, पोलर ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय केंद्रक नहीं ध्रुवीय केंद्रक, इसको आप कहते हो क्या, ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई अथवा अथवा केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल, क्योंकि ये केंद्र में है इसलिए सेंट्रल सेल, और ध्रुवीय केंद्र क्योंकि दोनों ध्रुवों से इसको बहाया गया है, तो सेंट्रल सेल। इसका जो प्लॉइडी होता है, इसकी जो कोशिकाओं की संरचना होता है, ये क्या होता है, ऐसे तो इसको आप क्या कहते हो, डिप्लॉयड n+n कहते हो, याद रखिएगा। ये फ्यूज नहीं है, संलग्न है, लेकिन ये निषेचित नहीं है, तो ये n+n कहलाएगा, याद रखिएगा। और ये क्या है, अंडा है, अंडाणु कह सकते हैं आप, या एग कह सकते हैं। ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड कोशिकाएं हैं, सिनर्जिड, सिनर्जिड कोशिकाएं हैं। और यहां पर ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हो ना आप, इसको हम लोग फिलीफॉर्म संरचना कहते हैं, फिलीफॉर्म apparatus या संरचना। इसका सहायता किस चीज में होता है ना, जब पराग कण अंदर आता है तो ये फिलीफॉर्म apparatus जो है ये गाइड करता है कि वो पराग कण अंदर जाए। अब देखो प्लॉइडी क्या है ना, इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई, यानी कि ये अगुणित हो गया। इसकी प्लॉइडी n+n है, यानी निषेचित नहीं है। तो पूर्णतः अगर आप देखोगे तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपको जो है 7 कोशिकाएं जो है वो दिखेंगी, लेकिन लग रहा होगा अभी 8 इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप गिनती कर रहे हो, लेकिन ये दोनों जो है वो साथ में होता है, याद रखिएगा। ये दोनों क्या होता है, साथ में होता है। तो ये 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है, आवृत बीजी भ्रूणकोश यानी कि एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो जो है उसका ही ये संरचना है, 7 कोशिकीय, याद रखिएगा 7 कोशिकीय 8 केंद्र की, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो। ये बात समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ फास्ट, मजा आया एवरीवन? बहुत बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, आप सब जानते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, आपको ये पहले भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के प्राणी होंगे, यूनिपेरेंटल होगा, एक जनकीय होगा, जनन कोशिकाएं संलग्न नहीं होंगे, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, युग्मकनज का निर्माण नहीं होगा, और विभिन्नताओं का भी दर बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा, जीवित रहने की संभावनाएं कम होगी, और इस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्राणी जो है वो बन पाएंगे, ठीक है। उदाहरण आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। अब देखो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये जो है ना वो सरदर्द बना रहता है बायोटेक्नोलॉजी। अब कितने लोग ये चाहते हैं कि ये जितना भी कंटेंट, क्योंकि ऐसे तो लिखा हुआ है कि पीबीआर 322 क्या है, तो पीबीआर 322 अपन लिख सकते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग इसका डिटेल जानना चाहते हैं, जो सारा का सारा लिखा हुआ है? कितने लोग ऐसा हाथ उठा के बताओ फर्स्ट। फास्ट फास्ट हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाओ फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोग चाहते हो इसको जानना है, हाथ उठाओ। चलो सुनो, एक एक कर सबको हम लोग तोड़ते हैं इसको, ठीक है, एक एक कर सबको हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले जानो कि ये पीबीआर 322 क्या है। तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का मतलब होता है बॉलिवर, बी का मतलब होता है बॉलिवर। नाम है बालकों, इंग्लिश अंग्रेजों का नाम है तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, रॉड्रिग्स। अब देखो प्लाज्मिड क्या था, प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनॉमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब स्वतः प्रतिकृति करने वाला। प्लाज्मिड क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब स्वतः प्रतिकृति
करने वाला, स्वतः प्रतिकृति करने वाली संरचना है। तो प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली क्या होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक प्राणी होते हैं, उनके अंदर ये जो है वो पाया जाता है और स्वतः प्रतिकृति करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बी और आर है, ये साइंटिस्ट है बॉलिवर और रोड्रिग्स, जिन्होंने फाइंड किया। और 322 जो है ना, ये 322वां सैंपल है, स्ट्रेन है, याद रखिए, बहुत सारा इन्होंने पढ़ा होगा। तो 322वां सैंपल वो उनको लगा कि जो बेहतर है और जो बायोटेक्नोलॉजी में आपको ये रिजल्ट दिला सकता है। तो ये क्या है, 322वां क्या है, स्ट्रेन है या सैंपल मान लो, 322वां सैंपल। ठीक है, ये पीबीआर 322 क्लियर हो गया। ठीक, अब ओ आर आई क्या है, ओ आर आई, ओ आर आई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। प्रतिकृति जहां से शुरू होगी, ओरिजिन, ठीक है, निर्माण, उद्भवन, जहां से प्रतिकृति का उद्भवन होगा, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, उसको क्या कहेंगे, ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कहीं कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? उसके बाद क्या है, आर ओ पी, आर ओ पी, इसका मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। आरओपी का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। अब आप ये सोचोगे सर कि रिप्रेसर ऑफ प्राइमर का क्या मतलब होता है, तो रिप्रेसर ऑफ प्राइमर का काम बालकों ये होता है ना कि ये प्रोटीन के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन कोडिंग, प्रोटीन कोडिंग करता है, जो क्या करेगा, प्लाज्मिड की प्रतिकृति करेगा, जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। याद रखिएगा, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की जो प्रतिकृति करेगा, उस प्रोटीन को कोड करेगा कौन, आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। आरओपी का मतलब हो गया रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद PVU2 क्या है, तो PVU2 का मतलब होता है प्रोटियस वल्गैरिस। ये एक प्राणी है, प्रोटियस वल्गैरिस, और प्रोटियस वल्गैरिस में देखो 2 लिखा होगा, 2 का मतलब होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि वैसा एंजाइम होता है जो काटता है डीएनए को बीच से। तो टाइप 2 आणविक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, यानी टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो अंदर से काटेगा, एंडोन्यूक्लियस यानी कि आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, उसके बाद ये है TETR, इसका मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसको आसानी से रेसिस्ट करेगा। टेट्रासाइक्लिन का इसके ऊपर असर नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उसका असर होगा तो मर जाएगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस साइट है, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, प्रतिरोध करेगा, अवरोध करेगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। दूसरा BAMH1, यहां ऑब्वियसली बात है फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगेगा। तो BAMH1 का मतलब क्या होगा, बैसिलस, याद रखिएगा, BAM का मतलब क्या हो गया, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस। ठीक है, बैसिलस लिख दे रहा हूं मैं, बैसिलस एकदम साफ सुथरे एकदम अक्षर में लिख रहा हूं, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस, लिक्विफेसियंस FACIENS, लिक्विफेसियंस H स्ट्रेन, और कौन सा एंजाइम है, 1, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 हुआ, तो बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस स्ट्रेन 1 हुआ। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया क्या, AMPR, AMPR का मतलब हो गया क्या, एम्पीसिलीन रेसिस्टेंस साइट। ये साइट कौन सा साइट है, जो एम्पीसिलीन को जो है, जो एंटीबायोटिक उसको रेसिस्ट करेगा, एम्पीसिलीन रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो ये PVU2 था तो ये PVU1 है, यानी वही प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस वल्गैरिस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, वही एंडोन्यूक्लियस।
अब ECORI ये कौन सा है एंजाइम? एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। उसके बाद हिंद 3 होगा, हिंद 1 या हिंद 2 जहां पर भी होगा। तो हिंद 3 का मतलब होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा बीमारी करता है वही वाला ये न्यूक्लियस है, वही वाला जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे डी स्ट्रेन 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या बच गया? पीएसटी बच गया आपका, सीएलए बच गया और एसएल बच गया। तो पीएसटी की कहानी क्या होगी बताओ जल्दी से। पीएसटी का कहानी है ना, इट इज प्रोविडेंस स्टुअर्टी, प्रोविडेंस स्टुअर्टी एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोविडेंस स्टुअर्टी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। और क्या बच गया बालको? एसएल। एसएल क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला जो कि टाइफॉइड करता है, साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी वाला एंजाइम होगा रेस्ट्रिक्शन। और कुछ बच गया बच्चों, देख लो, एक CLAL बचा है। आप में से कोई बताना चाहेगा CLAL के लिए तो बताइए। ये कैरियोफैनन लैटम कहलाता है, ये कहलाता है कैरियोफैनन लैटम। अब देखो, ये मुझे नहीं लगता है किसी ने, मतलब ऐसे तो आप देख रहे होंगे, इतना इलैबोरेटेड आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको बताया होगा। किसी ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये शायद नहीं बताया होगा। ये डायरेक्टली जो है वो मेडिकल में पूछे जाने वाले, ये डायरेक्टली आपको, मतलब ये दिक्कत होती रहती है भाई, बच्चों को ये दिक्कत होता रहता है कि बेटा बता ही नहीं रहा इसका क्या मतलब है, कहां क्या लिखा है। तो ये आप देख लो, ये चाहो तो मैं अभी स्क्रीन से किनारे हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं क्या करूंगा ना, अगर होगा तो इसका ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं इसको जो है वो पीडीएफ जो है वो डलवा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बताओ, ये समझ करके मजा आया नहीं आया? अब इसको पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ये बताओ, कभी भी इसको पढ़ने में दिक्कत होगी? क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना बता दीजिए फास्ट। क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ जाइए। अगला टॉपिक क्या है ना कि व्हाट इज कोकेन। कोकेन क्या है? कोकेन एक ड्रग है, एरिथ्रोजाइलम कोक्का, याद रखिए एरिथ्रोजाइलम कोक्का से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन है। ये तंत्रिका जो आपका तंत्र है उसको क्या करता है? सप्रेस कर देता है। फिर क्या होगा ना, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो शरीर में जो संरचना चल रही है, आपके अंदर जो चयापचयी क्रियाएं हो रही है, उसको बहुत ही ये जो है वो, मतलब क्या कहते हैं ना, उसका जो है वो अपखंडन करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा वो जान लीजिए। ये करेगा क्या ना कि आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, जिसको आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये वाला, इसमें डायरेक्टली क्या करेगा ना कि आपको एकदम हैलुसिनेटिंग इफेक्ट देगा, यानी कि विभ्रम। विभ्रम का मतलब जिसको कहते हैं ना कि भ्रमित हो जाना, या जिसको कहते हैं ना कि किसी को भी जो है वो वहम हो जाना कि ये नहीं हो रहा है, ये चीजें नहीं हो रही हैं, बट आप देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसा है, उसको विभ्रम कहते हैं। तो कोकेन लेने के बाद आपको हेलुसिनेशन होगा, आपको यूफोरिया होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर बदन तपने लगेगा, एक्सेसिव अगर विग्रस तो क्रैक के फॉर्म में, कोक के फॉर्म में लोग इसको कंज्यूम करते हैं, निगलते हैं, स्नॉट करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है।
वो अपना एक गाना आया था ना बहुत साल पहले, एक मूवी आई थी, उसमें गाना था कि पाउडर के लाइनों का रखेगा कौन हिसाब। मतलब कि आदमी इतना एडिक्टेड हो गया है कि अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कितना पाउडर खींच रहा है। तो ये बहुत ही, और इसी कारण से इसमें एक टॉपिक भी पढ़ाया जाता है कि जिसमें कभी भी विथड्रॉल एडोलेसेंस, कि आप जब किशोरावस्था में आते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अलग अलग जो विपरीत चीजें हैं, नशीली पदार्थ हैं, उनसे दूर रहना है। खैर, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको पीबीआर 322 समझ के बहुत मजा आया होगा प्यारे बच्चों। तो आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको समझाया, और मैं एक बार और बैक स्क्रीन कर दे रहा हूं ताकि आप देख लीजिए, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर अपन वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन सेशन के साथ, जबरदस्त ऊर्जा के साथ। स्फूर्त होकर रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट प्यारे बच्चों, लव यू।